जियांग लिंगलिंग ने कमर पर हाथ रखकर कहा और कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे पीछे खड़ी दो सुंदरियों को देखा। इससे पहले कि वो शिया किंगवान और मेरे रिश्ते के बारे में सोच पाती, उन्होंने उस छोटी बच्ची को अपने भाई पर मुस्कुराते हुए देखा। पता चला कि उसके पिता उसे उसकी परदादी से मिलवाने आए थे। उसके चेहरे की गहरी झुर्रियों को देखकर जियांग लिंगलिंग का चेहरा धीरे धीरे जम गया। ये तो हमारे जियांग परिवार जैसी दिखती है बेटा, उन्होंने सोचा और उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुम्हारे पापा सूजे हुए हैं। मेरी आंखें चमक उठीं। आप क्या सोच रही हैं आंटी? मेरे पापा को इतनी सुंदर बच्ची कैसे मिल सकती है? जियांग लिंगलिंग के चेहरे पर धीरे धीरे सुधार आया। सच में? तो ये कौन है? मैंने अपना चेहरा सीधा किया। ये मेरी दोस्त और उसकी बहन है। आंटी को आज मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, हमें बाहर मत खड़ा कीजिए। हमें जियांग लिंगलिंग से टकराते देख वह जल्दी से एक तरफ हट गईं और हमें घर के अंदर ले गईं। थोड़ी देर बाद जिया किंगवान याओ याओ का हाथ पकड़े चुपचाप सोफा पर बैठी थी, बस अपनी उंगलियों को घूर रही थी। थोड़ा पानी पी लो, जियांग लिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लड़की सच में बहुत सुंदर है। हाओ चेन को सच में अच्छी लड़कियां ढूंढने का हुनर आता है। शुक्रिया आंटी जियांग, जिया किंगवान ने बहुत संकोच से कहा। जैसे जो लड़की पहली बार मेरे बॉयफ्रेंड के घर आई थी, जियांग लिंगलिंग को देखते ही तुरंत मुझे अपने कमरे में ले जाने का बहाना बना लिया ताकि जिया किंगवान को थोड़ा आराम करने का समय मिल जाए। हमारे जाने के बाद याओ याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा, माँ, आप याओ याओ को मुझसे छोटी दादी क्यों नहीं कहने देती? छोटी दादी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जिया किंगवान ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि अभी छोटी दादी तुम्हारी छोटी दादी नहीं है, 10 साल से ज्यादा समय बाद होंगी। जब याओ याओ बड़ी हो जाएगी तब वो समझ जाएगी। एक परिचित लेकिन अपरिचित वातावरण में आना याओ याओ का दुर्भाग्य था। वह सबको जानती थी, लेकिन जो लोग कभी उससे प्यार करते थे वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ जियांग लिंगलिंग ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, ये दो लड़कियां कौन हैं, एक बड़ी और एक छोटी? मैंने हाथ हिलाकर बड़ी ईमानदारी से कहा, आंटी, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन वह छोटी बच्ची मेरी बेटी है। जियांग लिंगलिंग ने तुरंत मेरी तरफ आंखें घुमाई और बोली, कहीं और जाकर खेलो, मैं हर हफ्ते आती हूं ना। देखो तो जरा, जब वो पैदा हुई थी तब तो तुम्हारा विकास भी शुरू नहीं हुआ था। मैंने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। मेरी चाची बचपन में मेरी पैंट खींचना पसंद करती थीं। इस पर जियांग लिंगलिंग कमर पर हाथ रखकर मुझसे और सवाल पूछने लगी। तो ये छोटी बच्ची कौन है, जल्दी बताओ। ये जिया किंगवान की छोटी बहन है। जन्म के कुछ समय बाद मानव तस्कर उसे अगवा कर ले गए थे। उन्हें हाल ही में उसका पता चला है, लेकिन उसका कोई पारिवारिक पंजीकरण नहीं है और वो स्कूल भी नहीं जा सकती। मुझे पता है ना, क्या भाई मेंग पुलिस स्टेशन से हैं? उन्होंने मुझे यहाँ आकर पूछने के लिए कहा था। ये सुनकर जियांग लिंगलिंग तुरंत, मेरे कान, भाई मैं क्या? इतनी बदतमीजी मत करो। अब वो तुम्हारे मामा हैं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उन्हें भाई मैंग ही बुलाता था, मैं इसे बदल नहीं सकता। चाची, आप तो बिल्कुल ना समझ हैं। मेरे मामा का नाम मैंग यूफेई है। वो मेरी चाची से 7 साल छोटे हैं। क्योंकि वो सुंदर हैं और उनका स्वभाव अच्छा है, इसलिए मोहल्ले के सभी बच्चे इस दयालु चेहरे वाले बड़े भाई को पसंद करते हैं। बाद में किसी तरह इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और भाई बहन के प्यार की एक सच्ची कहानी शुरू हो गई। मेरी बात सुनकर जियांग लिंगलिंग तुरंत शर्म से लाल हो गई। ये कैसी ना समझ, तुम एक छोटी बच्ची प्यार के बारे में क्या जानते हो? मैंने हाथ हिलाते हुए जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये उनके परिवार का मामला है, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये सब किसी के प्रति आकर्षित होने के बारे में है, पूछो मत। जियांग लिंगलिंग ने मुझे अजीब नजरों से देखी। ये देखकर मैं बेबस सा हो गया। ठीक है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जियांग लिंगलिंग का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने कामयाब हो, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। रुको, मुझे याद है कि तुम कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने वाले हो। मैं समझ गया कि वो क्या सोच रही हैं और मैंने उसे चुप करा दिया। तो मेरे माता पिता को मत बताना, और जब मेरी चाची बाहर जाएं तो कुछ मत कहना। लड़कियां संवेदनशील होती हैं, अगर उसकी बहन न होती तो वो आज यहां नहीं आता। जियांग लिंगलिंग ने हैरानी भरी आवाज निकाली और फिर गंभीरता से सोचने लगी। लेकिन चाहे जैसे भी देखूं, ऐसा लगता है जैसे हमारे जियांग परिवार की मुखिया। मैंने तुरंत जवाब दिया, सही कहा ना, मुझे भी उससे एक जुड़ाव महसूस होता है। वैसे चाची, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? जियांग लिंगलिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि भौं चढ़ाकर बोली, उसके परिवार वाले कहाँ हैं? छोटी बहन को सिर्फ बड़ी बहन ही क्यों लाई? मैंने आ भरी। उसकी माँ का देहांत हो गया है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। उसकी सौतेली माँ काफ़ी रूढ़िवादी है। आंटी, आप समझती नहीं है ना, उस छोटी बच्ची के लिए बहुत दयनीय है। लेकिन क्या उस छोटी बच्ची की पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज है? मैंने सिर हिलाया। पितृत्व परीक्षण तो है, लेकिन मैं उसे किसी को भी नहीं दिखा सकता। ये देखकर जियांग लिंगलिंग ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको अपने चाचा से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आंटी के और स्पष्टीकरण के बाद मुझे मोटे तौर पर समझ आ गया कि फिलहाल यही स्थिति है, कोई और रास्ता नहीं था। जब हम दोनों कमरे से बाहर आए तो शिया किंगवान अभी भी सोफे पर ठीक से बैठी थी। आंटी और भतीजी को बाहर आते देख वो थोड़ी घबरा गई थी। याओ याओ काफी देर से इंतजार कर रही थी और अपनी माँ की गोद में सो गई थी। ये देखकर मैंने अपनी आवाज धीमी करके कहा, चाची, एक और बात है,
क्या आप चाओयांग प्राथमिक विद्यालय में चीनी भाषा की शिक्षिका नहीं हैं? क्या ये छोटी बच्ची पहले स्कूल जा सकती है? इस उम्र में वो हर समय घर पर नहीं रह सकती। जियांग लिंगलिंग ने सिर हिलाया। नहीं, उसे अभिभावक का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा चाची अभी छुट्टियों पर हैं और लगभग 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गई हैं। बोलते हुए उसने अपने पेट को छुआ। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। चाची गर्भवती हैं। मुझे माफ करना, शायद मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आपकी ये यात्रा व्यर्थ ही गई। शिया किंगवान की आवाज़ नरम पड़ गई। चलिए कोई और तरीका सोचते हैं। ये देखकर जियांग लिंगलिंग की जिज्ञासा और बढ़ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी बच्चे से बात कर रही हूँ? उसने सोचा। आंटी, मैंने अभी आपको उसके परिवार की स्थिति के बारे में बताया। क्या आप ये कर सकती हैं? आप एक शिक्षिका हैं, इसलिए दिन में आप उसे पढ़ना लिखना सिखाने में मदद कर सकती हैं। उसे बाहर खेलने ले जा सकती हैं और हम शाम को उसे लेने आ जाएंगे। जियांग लिंगलिंग बिना किसी झिझक के मान गई। तुम्हारे चाचा आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं और घर पर अकेले मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि बोलते समय भी उनकी नज़रें सोफे पर बैठी शिया किंगवान से नहीं हटी। शिया किंगवान को ऐसा लगा जैसे ये शब्द सीधे उनसे कहे गए हों। शिया किंगवान के कान धीरे धीरे लाल हो गए। उसे लगा कि बाहर आने के बाद से जियांग लिंगलिंग की नज़रें कुछ अजीब सी हो गई हैं। ये सोचकर उन्होंने नज़रें नीचे कर लीं और फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद आंटी जियांग। जियांग लिंगलिंग बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, आंटी बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती हैं, चिंता मत करो। तभी मैंग यूफई कई बैग लिए बाहर से अंदर आए और बताया कि वे आ गए हैं। आज रात खाना खाने के लिए रुकिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो भाई मैंग, देखते ही देखते आप पिता बनने वाले हैं। मैं आपके बच्चे को गोद में लेने के लिए उत्सुक हूँ। मैंग यूफई जवाब देने ही वाले थे कि अचानक उनकी नज़र सोफे पर बैठी शिया किंगवान और उसकी बेटी पर पड़ी। वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तुम दोनों तो दोस्त हो? शिया किंगवान ने धीरे से जवाब दिया, नमस्ते अंकल। आंटी, हम अब वापस चलते हैं। मेरा परीक्षा पत्र अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं कल सुबह याओ याओ को लेकर आ जाऊंगी। मैंने सोती याओ याओ को उठाया और चली गई। हमें विदा करने के बाद जियांग लिंगलिंग ने मैंग यूफाई को संक्षेप में हमारे आने का कारण बताया। मैंग यूफाई को ये बात अजीब लगी और उन्होंने कहा, मुझे उस लड़के को वापस लाना होगा और उससे पूछताछ करनी होगी। उस छोटी लड़की जियांग हाउचैन की कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसका डेटिंग का क्या चक्कर है? जियांग लिंगलिंग ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। वापस आओ यहाँ। हाउचैन बालिग है, भला क्या हो सकता है? वैसे भी जब तुम डेटिंग कर रहे थे तब पढ़ाई कर रहे थे। फिर जियांग लिंगलिंग ने अपने पति का कान पकड़कर कहा, जब तुम वीकेंड पर मेरे बिस्तर पर आए थे तो पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस अधिकारी मैंग यूफे घबरा गया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो अलग बात है, क्या तुमने ही पहल नहीं की थी? वापस आते समय मैंने आंटी की बात सिया किंगवान को दोहराई। ज्यादा मत सोचो। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, बस समय सही नहीं है। तुम्हारे अंक इतने अच्छे हैं कि तुम देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला ले सकती हो। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। सिया किंगवान ने मेरी तरफ देखा। और तुम्हारा क्या? मैं मुस्कुराया। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की टॉप छात्रा सीधे डबल बैचलर डिग्री के लिए जा रही है। सिया किंगवान ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वो मुझसे और बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने वापस मुड़कर देखा। उसकी आवाज़ शांत थी। घर पहुंचने के बाद जब हम घर पहुंचे तो शाम के 4 बज चुके थे। छोटी बच्ची अभी भी आंखें सिकोड़ रही थी, इसलिए मैंने उसे सीधे बिस्तर पर लिटा दिया। सिया किंगवान ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने मेरा परीक्षा पत्र उठाया और उसे ध्यान से देखा। काफी देर बाद उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हुए। बस यही है कि मेरी अंग्रेजी और चीनी भाषाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। समय के साथ उनमें सुधार हो जाएगा, उसने सोचा। वो खड़ी हुई, मेरा परीक्षा पत्र अपने स्कूल बैग में रखा और बोली, मैं परीक्षा पत्र घर ले जाकर ध्यान से देखूंगी। सोमवार को करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न चुन लूंगी। मैं जो लापरवाही से अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था, आखिरकार ऊपर देखा। सिया, तुम मजाक कर रही हो। मेरे अंकों को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो? अगर तुम्हारे ही अंक कम हो गए तो? सिया किंगवान ने अपना स्कूल बैग पैक किया। उसकी हरकतें एक पल के लिए रुक गईं। तो चलो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम कर देते हैं। अगर ये बहुत ऊंचा होगा तो मुझे डर है कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। मेरा चेहरा उतर गया। फिर मैं दोबारा हंस पड़ा। कोई जरूरत नहीं, मैंने 500 से ज्यादा अंक लाकर भी तुम्हारी बराबरी कर ली थी। सिया किंगवान ने नाक सिकोड़ी। मैं अंकों की बात कर रही थी। इतना कहकर उसने अपना कैनवस बैग कंधे पर टांगा और चली गई। 10 मिनट बाद सिया किंगवान बस के पीछे अकेले बैठी अपने हाथ में पकड़ी खरगोश की गुड़िया को खाली निगाहों से घूर रही थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उससे वो लगभग सब कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। याओ याओ के वर्णन में उसका भविष्य इतना उज्जवल था कि कोई भी लड़की उससे ईर्ष्या करती। यहां तक कि अब भी उसे ये सब अवास्तविक सा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वो 27 साल की होकर, चाहे वो लड़का ऐसा हो जिससे वो किसी भी उम्र में प्यार कर बैठे, जिया किंगवान फिर भी बहुत खुश थी। उसने गुड़िया के कान दबाए। माँ, इतने साल बीत गए और आपके अलावा मुझे एक छोटा सा खरगोश कौन देता? आधे घंटे बाद जिया किंगवान कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर चाबी निकालकर दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बैठक में केवल उसकी सौतेली माँ जाओ जीकिंग बैठी थी, जबकि जिया क्योंग के शयन कक्ष का दरवाजा कसकर बंद था और टीवी की आवाज़ बहुत धीमी थी। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर जाओ जीकिंग मुड़ी और उसकी तरफ देखा। वान वान, आओ बैठो।
जिया किंगवान हिचकिचाई। कुछ पल की झिझक के बाद जिया किंगवान आखिरकार आज्ञाकारी होकर सोफे पर बैठ गई। जाओ जी किंग ने टीवी की आवाज़ पूरी तरह बंद कर दी, फिर अपनी नाम मात्र की बड़ी बेटी को ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे याद है तुमने आज सुबह मुझसे कहा था कि तुम पुस्तकालय पढ़ने जा रही हो, लेकिन तुम्हारी बहन दोपहर में वापस आई और बताया कि तुम असल में एक लड़के के साथ बाहर गई थी। जिया किंगवान ने इनकार नहीं किया, बस दृढ़ता से सिर हिलाया। वो जानती थीं कि अगर वो सच नहीं मानती तो जाओ जीकिंग शायद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिया किंगवान अपने बारे में बातें छुपाने से कतराती थीं और जाओ जीकिंग को उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सच मान लेगी। वो अचानक चुप हो गई। काफी देर रुकने के बाद बोली, मैंने क्योंग क्योंग से सुना है कि वो लड़का थोड़ा संदिग्ध है। वान वान, तुम उसके साथ कैसे बाहर जा सकती हो? नहीं, वो कोई संदिग्ध लड़का नहीं है। जिया किंगवान का लहजा असामान्य रूप से गंभीर था, उसके सामान्य संकोची स्वभाव के विपरीत। जाओ जी किंग ने उसकी इस हरकत पर नाराजगी जताते हुए भौएं चढ़ाईं। मैंने अभी तक तुम्हारे पिता को इसके बारे में नहीं बताया है, उन्हें परेशान मत करो। तुम्हें उस लड़के से दोबारा मिलने की इजाजत नहीं है, समझी? मेरे ग्रेड बहुत अच्छे और स्थिर हैं और मैं अब बालिग हो चुकी हूं। मुझे पता है कि कौन अच्छा दोस्त है। इस बार जाओ जी किंग सचमुच गुस्से में थी। क्या तुम तर्क नहीं समझती? मुझे डर है कि तुम धोखा खा जाओगी। तुम्हें पता है ना, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद तुम जहां चाहो जा सकती हो, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें डांट सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मेरे पास तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें पता है ना? जाओ जीकिंग गुस्से में थी और बिना सोचे समझे बोल बैठी, लेकिन बोलने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि ये कितना गलत था। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ और नहीं बोली। फिर दोनों चुपचाप सोफे पर बैठ गईं। टीवी की स्क्रीन के अलावा सब कुछ मानो थम सा गया था। आखिर में जिया किंगवान अपना स्कूल बैग पकड़े खड़ी हो गईं। अब गुस्सा मत करो, अपना ख्याल रखना। मैं वादा करती हूँ कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान मैं आपको और पापा को निराश नहीं करूंगी। उसके संबोधन के तरीके को देखकर ऐसा लगा कि जिया जिकिंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वो जानती थी कि उसके शब्दों ने कितना दुख पहुंचाया था। वो बस देखती रही। जिया किंगवान को अपने कमरे में जाते और धीरे से दरवाजा बंद करते देख जिया जिकिंग ने सोचा कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसे अपनी बेटी की तरह पाले। लेकिन हर बार जब वो खिंगवान का लगातार खूबसूरत होता चेहरा देखती तो उसे अपनी दिवंगत माँ की याद आ जाती। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आह भरी, खिंगवान अच्छी बच्ची है, पर वो मेरी बेटी नहीं है। इतने सालों में मैं उसे कभी पसंद नहीं कर पाई। अब मैं क्या करूं? उस रात मैंने याओ याओ को समय यात्रा की कहानी समझाने में 4 घंटे बिताए। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैंने उसे डोरेमोन के कई एपिसोड भी दिखाए। इसलिए अगली सुबह जब मैंने याओ याओ से पूछा तो उसने उत्साह से कहा, याओ 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 जानती है कि मैं डोरेमोन हूं, जो भविष्य से टाइम मशीन में बैठकर उसके माता पिता की इच्छा पूरी करने आई हूं। मैं अपने माता पिता के अलावा किसी को नहीं बताता। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसे अपनी चाची के घर ले गया। घर में घुसते ही जियांग लिंगलिंग ने अजीब तरह से मेरी तरफ देखा। तुम अकेले क्यों हो? वो लड़की कहाँ है? मैंने शांत भाव से जवाब दिया, उसका घर काफी दूर है, इसलिए कल रात मैंने छोटी बच्ची को मेरी देखरेख में सौंपा था। याओ याओ ने सबको नमस्कार करते हुए कहा, सुप्रभात दादी। याओ याओ का नमस्कार सुनकर जियांग लिंगलिंग थोड़ी हैरान हुई। तुमने उसे ये सिखाया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि उसे इस नाम से कैसे बुलाना सिखाऊं। तुम उसे उसी नाम से क्यों नहीं बुलाती जिस नाम से मेरी बेटी मुझे बुलाती है? जियांग लिंगलिंग ने बिना सोचे समझे एक पल के लिए कहा। ये नाम उसे बहुत प्यारा लगा और उसे उस छोटी बच्ची से स्वाभाविक लगाव महसूस हुआ। याओ याओ, आज तुम अपनी बड़ी चाची के साथ खेल रही हो, अच्छे बच्चे बनकर आना। मैं तुम्हें आज रात लेने आऊंगा। दादी जियांग याओ ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी होकर जियांग लिंगलिंग के पास गईं और उनका हाथ पकड़ लिया। चाची, क्या आप उसे समय मिले तो पढ़ना लिखना भी सिखा सकती हैं? ये बच्ची अब प्राथमिक विद्यालय की उम्र की है। जियांग लिंगलिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर नीचे देखा तो छोटी बच्ची उन्हें देख रही थी। अपनी परदादी की निगाहें देखकर जियांग याओ मीठी मुस्कान से बोली, परदादी, याओ याओ के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। टीचर मुझे रोज छोटे छोटे फूल इनाम में देती है। जियांग लिंगलिंग खुद को रोक नहीं पाई और मुड़कर उसे घूरने लगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि उसे मानव तस्करी से लाया गया था? क्या बच्ची का अपहरण हुआ था? वो तो स्कूल भी जाती है। मैंने अजीब तरह से कंधे उचका दिए। शायद मानव तस्कर भी अनिवार्य शिक्षा का महत्व जानते होंगे। जियांग लिंगलिंग ने मेरी तरफ आंखें घुमाई। मुझे लगता है तुम ही मानव तस्कर जैसे दिखते हो। ठीक है, अब मुझे स्कूल जाना